हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग इस ब्लैक बोर्ड में इस कलरफुल चॉक के साथ अपना अगला वीडियो शुरू करेंगे। अपना पार्ट 2 का वीडियो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसको भी एक बार आपको समझा देते हैं। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, इसका जो क्लास 11th है ना, इस क्लास 11th का पहला चैप्टर जो हमारा है संविधान क्यों और कैसे। ये जो हमारा चैप्टर है ना, संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर का मैंने इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना दिया था, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो है ना, ये पार्ट 2 का है। तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और हम अच्छे से समझाने का आप लोग को प्रयास कर रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑल राइट, तो हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने इससे पहले मैंने आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग ये जो हमारा कोर्स चल रहा है पूरा का पूरा, ये हमारा एक कोर्स है, ठीक है। और ये फ्री में चल रहा है, ठीक है। तो इस कोर्स में हम लोग अपना ये जो 11th क्लास का फर्स्ट बुक है, भारतीय संविधान का जो किताब है आपका क्लास 11th का भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें अभी हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो इस किताब को हम लोग इस पूरे के पूरे कोर्स में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग अगले वाले किताब की ओर भी मूव करेंगे। तो इसमें मैंने आपको पहले ये बताया था ना, ये मेरा नोट्स है जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। और इसका अगला नोट्स हम बना के लेके आए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या क्या लिखा है कि एनसीईआरटी में पॉलिटी सब्जेक्ट जो था उसमें मैंने 6, 7, 8, 9, 10th को मैंने बोला था कि हम लोग नीति शास्त्र या फिर सिविक्स के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। और 11th और 12th को हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बस रिवीजन करवाना चाहेंगे, उसके बाद हम अब अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। फिर मैंने आपको संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बताया था कि जो आपका संविधान होता है और जो आपका राज्य व्यवस्था होता है उसमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध हमें देखने के लिए मिलता है संविधान में और राज्य व्यवस्था में। जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था कि एक तरफ मैंने बोला था संविधान है और एक तरफ मैंने बोला था कि राज्य व्यवस्था है, ठीक है। जो भी बोर्ड में होगा उस चीज़ को लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 17, ठीक है, ये आपका संविधान के अंतर्गत आ रहा होता है। लेकिन जो आपका राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत आ रहा होता है इसके अंतर्गत हमारा SC SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंतर्गत हम लोग का एक तरफ आपका संविधान होता है जिसमें हम लोग सैद्धांतिक पक्ष पर बात कर रहे होते हैं। मतलब इसके अंदर हमारा आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल है, जितनी भी धाराएं हैं ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग इसका व्यवहारिक पक्ष को देख रहे होते हैं कि इसके लिए क्या क्या कानून को बनाया गया है, कौन कौन से एक्टों को बनाया गया है। ST एक्ट है, SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। तो इसको हम लोग इस चीज़ पे रखे होते हैं और मैंने इससे पहले इसको और डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो पार्ट 1 की वीडियो का आप लोग जरूर देखने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस संविधान और राज्य व्यवस्था को तो समझ ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपका कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभाना है, ठीक है। वो हम अभी भी बोलेंगे। जो मैंने पहला आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था वो ये था कि आपको बैक क्वेश्चन आंसर को अभी देखना है, ठीक है। और वीडियो ख़त्म होते होते ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर
आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से आपको जानना है, या फिर कोई भी ऐप है उसके माध्यम से भी आप लोग इसका आंसर को देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर लिखने का तरीका क्या होता है। इस कोर्स को होते होते आपका हर एक क्वेश्चन, जितना भी एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन आंसर अभ्यास का दिया हुआ है, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और आपका हो भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था, देखिए मैंने इसके स्पेशल लिखा भी है आप लोग को दिखलाने के लिए कि एनसीईआरटी तब तक पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन ना लिख पाए, ठीक है, जब तक आप लिख नहीं पा रहे तब तक, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो आपका किताब है उसमें 10 गो चैप्टर है, उस जैसे संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, आपको सब आवाज आ रहा होगा ऐसा मेरा मानना है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, फिर उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, ये सब पहले वाले का हम रिविजन करवा रहे हैं बस आपको दिखला के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि संविधान क्यों और कैसे में, मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या काम करता है, संविधान की क्या ज़रूरत है, ठीक है, कोई भी काम क्यों कर रहा होता है जब हमें उसकी ज़रूरत हो रही होती है। जैसे मैंने इस ईंटे का एग्जांपल बताया था कि जो ईंट होता है उसका चिनाई करने के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है, इसके अंदर मसाला भरने के लिए, तो वैसे ही संविधान की भी 4 ज़रूरतों पे हमने बात किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आए थे, ठीक है, और उसके संविधान के बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान होता क्या है, वो एक दस्तावेज होता है, ठीक है, और वो लिखित होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब कि उसको हम लोग उसमें बताए गए जितने भी नियम है, संविधान में जो भी नियम बताए गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक संविधान है, ठीक है, इस संविधान में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उसको हम लोग पालन करेंगे, ठीक है, और अगर हम लोग पालन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में हमें दंड मिलेगा, तो इस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने संविधान के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है वो हमें क्या चीज़ के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, किसी भी देश का संविधान हमें क्या बताता है, देश में किस प्रकार की सरकार है, जैसे भारत के अंदर संसदीय प्रकार की सरकार है, ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो भारत के अंदर संसदीय प्रकार की सरकार हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा संविधान हमें ये भी बताता है कि देश में राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, ठीक है, मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में के संचालन में केंद्रीकरण का अनुसरण किया जा रहा है या फिर विकेंद्रीकरण का, ठीक है। देश की राज्य व्यवस्था का मतलब होता है शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, शासन और प्रशासन। अब शासन प्रशासन के बारे में अभी हम लोग जान रहे होंगे, लेकिन इस शाम होने की मतलब शाम होने से पहले, पूरा का पूरा अंधेरा छाने से पहले हम सोच रहे हैं कि जितना हो सके उतना आपको बता दें, ठीक है। तो कैमरा हमारा ऑन है तो हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति मैंने आपको शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया था, इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी है कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी है, ठीक है। केंद्रीकरण मतलब एकात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था और विकेंद्रीकरण मतलब संघात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था। इसके अलावा अर्ध संघात्मकता के बारे में भी मैंने बताया था, जहाँ जिस देश के अंदर, ठीक है, जिस देश की राज्य व्यवस्था में हमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों देखने के लिए मिल जाता है, वो अर्ध संघात्मकता हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको संविधान का डेफिनेशन लिखवा दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको नोट्स भी लिखवा दिया है इससे पहले, ठीक है। संविधान से मिलने वाली जानकारियाँ, जो भी हमें संविधान से जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके अलावा देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। राज्य व्यवस्था, संविधान को व्यवहार में लाना, ठीक है, वही राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा होता है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, मतलब जो संविधान है ना वो एक प्रकार से उसको लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को जो हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना,
है ना, प्रैक्टिकल में उस चीज़ को जब लाया जाता है, जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे एक संविधान है, ठीक है, ये आपका संविधान है। अब संविधान जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है, ठीक है, और उसी चीज़ को जो हम लोग प्रैक्टिकल में कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, अभी हम और समझाएंगे इस चीज़ को, लेकिन जैसे कि जो संविधान है उस चीज़ को बुक में, जैसे आपने कोई भी प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे साइंस का बुक है, ठीक है, साइंस का जो बुक होता है उसमें कई सारे प्रैक्टिकल दिए हुए रहते हैं, ठीक है, साइंस के बुक में कई सारे प्रैक्टिकल होता है। तो वो जो प्रैक्टिकल हमें देखने के लिए मिलता है ना, वो जो हमें लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है, क्रियाकलाप जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्रियाकलाप जितना भी होता है ना, जो हमें लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कहा जाता है कि जो सोडियम है उसमें क्लोराइड मिलाते हैं तो नमक बनता है, ठीक है, लिखा हुआ रहता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये चीज़ आपका संविधान है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ का जब हमने प्रैक्टिकली अपने लैब में जा कर के, ठीक है, इसको आप अच्छे से अगर चाहे ना लिख भी सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जब हम लोग लैब में जा कर के उस चीज़ को प्रैक्टिकल में देख रहे होते हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिकली जब उसको चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपका राज्य व्यवस्था होता है, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 17 ये आपका संविधान है, लेकिन इसी चीज़ को जब हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे इस चीज़ को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कानूनों को बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कानून होगा तभी तो ये चीज़ अच्छे से लागू हो पाएगा, ठीक है। जैसे ST SC एक्ट, ठीक है, मतलब कि ये क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। तो उस चीज़ को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, SC ST एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना था, ये आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके लास्ट में मैंने आपको क्लास ऐसे ख़त्म किया था, संविधान का वर्गीकरण बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजी आधार पे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो आपका संविधान होता है वो 2 प्रकार का हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पता है, अगर आप लोग बोलेंगे ना कि इस चैप्टर का 1 शॉट लेके आने के लिए, तो हम प्रयास करेंगे और 1 शॉट तक हम 1 शॉट इस चैप्टर का और अच्छे से जितना हो सके हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो संविधान है ना, उसका वर्गीकरण पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो दस्तावेजी आधार पे हम लोग देख रहे थे, तो एक था आपका लिखित संविधान, और एक था आपका अलिखित संविधान, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने आप सब के लिए ये पीछे का जितना ही पेज था ना, वो ये रहा, ठीक है। तो इस पेज को हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में अच्छे से यहाँ पर रख देते हैं पहले, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जो संविधान का वर्गीकरण है ना उसको, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा और कलरफुल चॉक ले लेते हैं कि हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें, ठीक है, और समझ जाए आप लोग, ठीक है। तो इसको वर्सेस में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, एक लिखित संविधान को, ठीक है, और एक अलिखित संविधान को। तो जो लिखित संविधान होता है वो क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, मैंने इसके लिए भी अच्छे से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो अभी हम आपको लिखवा भी देंगे, ठीक है। और बोर्ड में जो भी चीज़ लिखा जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, बोर्ड में जो भी चीज़ लिखा जाए, ठीक है, उसको आपको नोट ज़रूर कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आपको दोबारा क्लास देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड में जो भी चीज़ लिखा जाए ना उसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है।
ये जो लिखित संविधान है और ये अलिखित संविधान है, ये दोनों दस्तावेज है। इसका मतलब दोनों के अंदर राज्य व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो लिखित संविधान है ना और ये जो अलिखित संविधान है, ये दोनों के दोनों संविधान हमें लिखे हुए ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान हमारा लिखा हुआ नहीं होता, ये दोनों के दोनों संविधान हमारे लिखे हुए ही होते हैं। ठीक है, दोनों संविधान हमारे लिखे हुए होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों ही संविधान में ये दोनों दस्तावेज जो है ना, इसका मतलब दोनों के अंदर राज्य व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर जितने भी हमारे रूल्स है, ठीक है, देश को चलाने के लिए जो भी रूल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर हमें लिखे हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट बना के लिखेंगे, जहाँ तक आपने इससे पिछले वाले वीडियो में जितना भी चीज़ लिखा था। ठीक है, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट, जो भी चीज़ें आपने मुंह वाला मतलब कि मुंह से बोला हुआ जितना भी चीज़ लिखा था, और उसके अलावा बोर्ड को जितना ही फॉलो किया था, उसके बाद पार्ट 1 के बाद, ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये जो पार्ट 2 वाला वीडियो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो जो चैप्टर है उसको कम से कम खोला होगा। ठीक है, ऐसे पलटा होगा। ठीक है, और पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक समय बनाइए जिसमें आप लोग स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको पहले मुझे एक नोट पॉइंट लिखाना है। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण जो है ना, पहले आप लोग ऐसे लिख लेंगे, संविधान का वर्गीकरण, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, उसके नीचे एक नोट लिखना है। ठीक है, उसके नीचे एक नोट क्या होगा वो हम आपको लिखवाते हैं। ये दोनों दस्तावेज है, मतलब लिखित संविधान और अलिखित संविधान जो है वो दोनों दस्तावेज है। इसका मतलब दोनों के अंदर राज्य व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत लिखे होंगे। ठीक है, इसका मतलब दोनों के अंदर राज्य व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत लिखे होंगे। तो ये चीज़ आपको लिखना था बस। ठीक है, ये नोट पॉइंट मैंने आपको सोचा इसको हम लिखवा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो डिफरेंस है ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक जगह लिखित संविधान लिखेंगे और एक जगह अलिखित संविधान। अभी पता है आपको, ये जो बारिश है ना, बारिश नहीं, धूप खत्म हो चुका है, तो अभी आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ये शाम पूरा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना जल्दी हम क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे आज आपको ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, बस 10 गो पेज है, नहीं थोड़ा और कम कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर लाइट चले गया तो यहाँ पर सूरज का रोशनी नहीं आएगा, और रोशनी नहीं आया तो फिर आपको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लिखित संविधान क्या होता है? जब भी हम वीएस का यूज़ करें ना, तो इसका मतलब है वर्सेस। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं वीएस को बनाम। ठीक है, बनाम, इसका मतलब होता है इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अंतर देख रहे होते हैं। ठीक है, अंतर हम लोग इसमें देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, तो जो लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका संविधान सभा द्वारा निर्माण होता है। जो लिखित संविधान होता है ना, इसको संविधान सभा लिख लीजिएगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा निर्माण। पता है आपको ऐसा लगा होगा हम बुक के जैसा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और इससे आप लोग जब खुद बुक पढ़ेंगे ना, बुक को जब रीडिंग करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, और आपको तब लगेगा ना कि मैंने कुछ एफर्ट इसमें डाला है और हमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इससे ऐसे आप जब पढ़ेंगे ना, पहले मुझे क्या होता था, पहले के समय जब मुझे टीचर जब पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब पहले मुझे पढ़ा रहे थे ना, तो वो लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ा रहे थे, जैसे कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार वाला जो किताब है, उसको वो ऐसे संविधान क्यों और कैसे को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ा रहे थे। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा अच्छे से। मतलब समझ में तो आ रहा था, लेकिन वो पढ़ने का सही तरीका मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, लेकिन वैसे भी अगर हम लोग चाहे तो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो भी कोई गलत तरीका नहीं माना जाता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन
ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, ठीक है। जब हम क्लास 11th में थे ना, तो मुझे कोई ऐसे पढ़ाने वाला आया नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे करके हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। तो ये जो लिखित संविधान होता है ना, वो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। मतलब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला है संविधान सभा। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने संविधान सभा बोला है, मैंने संसद नहीं बोला, ठीक है। ये संसद और संविधान सभा दोनों अलग चीज है, ठीक है। संसद अभी है, संविधान सभा जब संविधान बन रहा था ना उस समय था ये, ठीक है। तो ये चीज हम आपको थोड़ा समझाना चाह रहे थे, ठीक है। अलिखित संविधान, इसका निर्माण करने के लिए संविधान सभा जैसी संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अलिखित संविधान होता है ना, इसका निर्माण करने के लिए आप लोग में वर्ड को लिख सकते हैं। इसका निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब इसको बनाने के लिए संविधान सभा की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मेरे सर ने मुझे बताया था कि लेट्स वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन, एक है C1, ठीक है, और एक है C2, ठीक है। C1 का सृजन संविधान सभा जैसे सभा के माध्यम से हो रहा है और C2 का निर्माण संविधान सभा से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो C1 है ना, इसको संविधान सभा ने बनाया, ठीक है, और ये C2 है, इसको संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब ये जो C2 है ये आपका लिखित संविधान होगा और ये जो C1 है ये आपका लिखित संविधान के अंतर्गत आ रहा होता है, ठीक है। इसको आप लोग पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। और प्लीज़ प्लीज़ ये वाला किताब आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और तब आपको तो ना समझ में आएगा कि आखिर कैसे अपने आप में हम लोग वृद्धि देख रहे होते हैं, अपने आप में डेवलपमेंट देख रहे होते हैं, ठीक है। तो एक और बार हम कैमरा को देखते हैं। तो कैमरा हमारा ऑन है, ठीक है। किसी देश का संविधान अलिखित है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि संवैधानिक प्रावधान, मतलब कि किसी भी देश का संविधान अगर अलिखित होता है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वहाँ का जो राज्य व्यवस्था को संचालित करने वाले जितने भी नियम हैं, ठीक है, वहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हवा में तैर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको भी लिखा ही जाता है, ठीक है। कोई भी देश का अगर कोई भी प्रावधान है, नियम है, ठीक है, जहाँ पर अलिखित संविधान हमें देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ का संविधान हम लोग को हवा में तैरता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, या फिर नदी में तैरता हुआ हवा में उड़ता हुआ देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। वो भी हमें लिखा हुआ ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक और पॉइंट हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और सेकेंड पॉइंट हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक हम लिखते हैं लिखित संविधान, और एक लिखेंगे हम अलिखित संविधान, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट मैंने ये लिखा है, ये अधिनियमित होता है, जैसा मेरे सर ने भी मुझे बताया कि अधिनियमित होता है, इनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये अलिखित संविधान जो होता है ये अभ्युदित होता है, ठीक है। हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये धूप जा रहा है, पता मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फिर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अलिखित संविधान जो होता है ये अधिनियमित होता है। पता है अभी हम सोए हुए थे, हम जैसे जगे ना वैसे ही सोचे कि आप लोग का क्लास लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम भी अपना क्लास ले रहे थे, हम अपना मैथ का क्लास ले रहे थे, ठीक है। हम अपना अलग सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं और आपको अलग सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं, कितना अच्छी बात है ना ये, ठीक है। ये अधिनियमित होता है और ये
अभ्युदित वर्ड सही है ना? हाँ, ये अभ्युदित होता है, ठीक है। अधिनियमित मतलब होता है इनएक्टेड, इनएक्टेड, ठीक है। और अभ्युदित मतलब होता है इवॉल्व, इनवॉल्व, इवॉल्व, ठीक है। हम अच्छे से देखते हैं, ई वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसका वर्ड का मतलब क्या है थोड़ा सा समझना चाहिए हम लोग को। पता नहीं, लाइट जाने वाला है, आप लोग को हम समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे। अगर लाइट चले गया तो आज का क्लास पार्ट 2 हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपसे अगली क्लास में मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अधिनियमित, ठीक है। ये वाला भी इस वर्ड समझेंगे, अभ्युदित क्या वर्ड है, इंग्लिश में कहते हैं इवॉल्व और हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं इनएक्टेड। अधिनियमित मतलब पता क्या होता है, जैसे मेरे सर ने जैसे मुझे बताया वैसे आपको पता ही, चौक उड़ रहा है पूरा का पूरा और हवा बहुत तेज चल रहा है, तो छत में पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो ये जो अधिनियमित लिखा है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, हम बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप लोग जब 6 में थे, ठीक है, जब 7th क्लास में थे, ठीक है, जब आप इन सब क्लास में थे ना, तो आपको एक टास्क मिलता था, बोला जाता था कि आप निबंध लिखो, ठीक है। ऐसा बोला जाता था कि आप गाय पे निबंध लिखो, ठीक है, गाय पे या किसी भी चीज़ पे, ठीक है। और आपको 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है, 500 शब्दों में इस निबंध को लिख देना है। एक बार हम देख लेते हैं, कैमरा चल रहा है, ठीक है। तो अगर बोला जाता है कि 500 शब्दों में आप लोग को इस निबंध को पूरा कर देना है, तो ऐसी स्थिति में जब ये बोला जाएगा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है, ईजी लिखे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आपको बोला जाएगा कि एक गाय पे निबंध लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है, तो आपका जब ये पूरा 500 शब्द तैयार हो जाएगा, इतना चौक क्यों उड़ रहा है, ठीक है, तो जब आपका ये 500 शब्द में पूरा हो जाएगा ना, तो आप पूरा डिक्लेयर कर देंगे, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया पूरा का पूरा। तो आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप घोषणा कर देंगे, सर मेरा हो गया, आई विल कंप्लीट माई टास्क, ठीक है। तो ये जो घोषणा कर रहे होते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो उसी को कह रहे होते हैं हम लोग अधिनियमित, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल ये है हम लोग का प्रस्तावना, नहीं प्रियम्बल, ठीक है। ये प्रियम्बल आपने देखा होगा, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हम लोग को ये प्रियम्बल देखने के लिए मिलता है। इसमें पता है इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, चौक उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं, ठीक है। और एक वर्ड लिखा रहता है लास्ट में, 26 नवंबर 1949, ठीक है। अभी हम पूरा प्रस्तावना पता नहीं मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहा था, सॉरी, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करना चाह रहे थे कि पूरा का पूरा हम बोल सके, ठीक है। इसी मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, ठीक है, ये हम अच्छे से याद कर सके, कुछ वर्ड में से अभी भी बच गया, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 ये जो डिक्लेयर किया गया है ना, कि जो ये भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो क्या बन के तैयार हुआ था, भारत का संविधान
हमारा बन के तैयार हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, लग रहा है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो ये जो बन के तैयार हो चुका है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे अधिनियमित करना। घोषणा कर दिया गया कि भारत का जो संविधान है वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अभी भी हमारा लाइट ऑन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। चलिए कुछ देर और आप लोग देखिएगा। ठीक है, और अभी ट्रेन भी जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अधिनियमित। अधिनियमित क्या होता है? ये अधिनियमित होता है, मतलब कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा घोषणा की, इसमें पहले से ही कर दिया जाता है। ठीक है, इसका हम एक दो वर्ड अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। संविधान निर्माण की घोषणा की तिथि। ठीक है, इसमें वर्ड लिख देते हैं, संविधान निर्माण की घोषणा की तिथि। ठीक है, घोषणा की तिथि। ठीक है, जब हम लोग संविधान निर्माण का घोषणा का तिथि कर देते हैं ना, जैसे कि ये तिथि है, तिथि तिथि मतलब डेट, कि हमारा संविधान निर्माण हो चुका है, संविधान का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका अधिनियमित, इनेक्टेड। ठीक है, इनेक्टेड को दूसरा शब्दों में कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं घोषणा करना। ठीक है, अनाउंस कर दिए पूरे जगह पे। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो ये हमारा क्या था? अधिनियमित के बारे में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे अभ्युदित को। चौक उड़ रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए समझाते हैं आप लोग को। चलिए, तो लिखित संविधान जो होता है वो अधिनियमित होता है। अधिनियमित। ठीक है, ये अधिनियमित होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। आप लोग अच्छे से पॉइंट बना के लिखिएगा। इससे पहले मैंने एक पॉइंट लिखवाया, तो आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, देखिए, ये देखिए चौक का हालत, ये चौक है हमारा। ठीक है, इसके पीछे वाइट बोर्ड है, पता है ये तो ना 2-in-1 बोर्ड होता है ना, 2-in-1। ठीक है, मतलब कि अच्छा वाला बोर्ड है, मतलब आगे पीछे दोनों हो जाता है इसमें। ठीक है, तो मुझे चौक ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको चौक से बता रहे हैं। तो अभी हम लोग थे अपना अधिनियमित को समझ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो मेरा हो गया, मैंने घोषणा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? अधिनियमित होता है। अलिखित संविधान में यहाँ पे मैंने लिखा है, जो लिखित संविधान होता है, पहले इसको और समझते हैं। ये विधिवत तरीके से बनता है, विधिवत ढंग से बनता है ये। ठीक है, विधिवत ढंग से बनना मतलब कि ये बहुत ही रूल्स के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ये बन रहा होता है। और ये अलिखित संविधान जो होता है ना, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, आप लोग लिख लीजिएगा। जो अलिखित संविधान होता है ना, ये रहा, ये विधिवत ढंग से नहीं बनता। ठीक है, ये कभी भी पूरा बन के तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि ये हमेशा बनता ही रहता है, हमेशा ही बनता ही रहता है। ठीक है, हर समय बनने की अवस्था से गुजरते रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये जो अभ्युदित वर्ड लिखा है ना, इस वर्ड से आप लोग समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। अभ्युदित मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि अलिखित संविधान का विकास देश के अंदर चली आ रही परंपरा के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का परंपरा क्या है? हम लोग का परंपरा है कि हमारे पापा है, ये हमारी मम्मी है। ठीक है, हमेशा हमेशा पैर छूना चाहिए अपने मम्मी पापा का, ये हमारी परंपरा है। ठीक है, हम लेटा दिए फालतू का। हमेशा अपने मम्मी और पापा का हमें पैर छूना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं कि पैर हमें छूना चाहिए अपने मम्मी पापा का। ठीक है, तो ये एक परंपरा है। उसी तरीके से भारत के अंदर जैसे परंपरा है। ठीक है, लेकिन अलिखित संविधान में भी परंपरा ही होता है बस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को बस परंपरा के आधार पर संविधान देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
मतलब अलिखित संविधान का विकास देश के अंदर चली आ रही परंपरा के आधार पर होता है। मतलब इसका जो निर्माण होता है ना, वो देश में जो भी परंपरा चल रहा है, देश में जो भी परंपरा चल रहा है, ठीक है, देश में जो भी परंपरा चल रहा है ना, उसके आधार पर इसका निर्माण हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए अभ्युदित होता है। और देश के अंदर तो कई सारी परंपराएं आती है, ठीक है। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को आदर, छोटों को प्यार, ये सब परंपरा ही होता है, ठीक है। तो ऐसी परंपराएं जो है, ये तो हम एक दो को बता दिए बस आपको, ठीक है। ऐसी तो एक संविधान बन रहा है तो कितनी सारी परंपराएं होगी, ठीक है, कितनी सारी हमें परंपराएं देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये परंपरा बहुत सारी बनते रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अलिखित संविधान हमेशा बनने की अवस्था से गुजरता है, ठीक है, ये बनते ही रहता है, ठीक है, ये बनने की अवस्था से हमें गुजरता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। एक और ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। कहाँ पर बताएंगे आप लोग, मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका और मेरा माध्यम सिर्फ यही है, वी हैव ओनली वन माध्यम, ठीक है, और वो माध्यम है हमारा कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इसी पे आप लोग को करने चलते हैं, आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आपको थोड़ा मोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक तरफ हमारा लिखित संविधान और एक तरफ आपका अलिखित संविधान। ठीक है, जो लिखित संविधान होता है ना, ये संविधान हमेशा एकल दस्तावेज के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। कैसे देखने के लिए मिलता है? ये हमेशा हमें एकल दस्तावेज, एकल दस्तावेज के रूप में देखने के लिए मिलता है। और ये हमें छिन्न भिन्न दस्तावेज, कैसा वर्ड है ना, छिन्न भिन्न दस्तावेज, देखिए एकल दस्तावेज मतलब कि एगो बस दस्तावेज होगा, ठीक है, और इसी में सब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सभी प्रावधान एकल दस्तावेज में सिंगल डॉक्यूमेंट में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब एक किताब होगा या फिर एक पेज होगा, एक पेज नहीं मतलब किताबों में एकल दस्तावेज के तौर पे हमें लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है, सिंगल डॉक्यूमेंट में, एक किताब में, ठीक है। और छिन्न भिन्न दस्तावेज में क्या होता है, हमें अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग प्रकार के प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग दस्तावेज में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रावधान। जैसे कि इसमें इस दस्तावेज में हमें न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिल गए, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान। इस दस्तावेज में हम लोग को कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिल गया, ठीक है। इस दस्तावेज में हम लोग को विधायिका से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिल गया। एक और दस्तावेज ले लेते हैं, उसमें हम लोग को सरकार, आवाज आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है, पीछे ट्रेन जा रहा है इसीलिए हम बता रहे थे। इसमें आपको सरकार से संबंधित अलग अलग प्रावधान देखने के लिए मिल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा और छोटे छोटा पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिएगा। लेकिन आप लोग रीड जरूर करेंगे अपने एनसीईआरटीज़ को, ठीक है। इस एनसीईआरटी बुक को रीड जरूर करना है, चाहे आप लोग मेरा कितना ही वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद उसी दिन आपको रीड करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ भुला जाएंगे, हम कंफर्म कह रहे हैं, ठीक है। और रिवीजन करने का जो मैंने तरीका बताया है एक और बार हम बता देते हैं, ठीक है। अभी हम क्लास को कर रहे हैं एंड, ठीक है। ये है रिवीजन करने का, हम एक बार तरीका बता देते हैं, ठीक है। और कल हम लोग मिलेंगे अपने अगले पॉइंट के साथ, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो जो मैंने आपको बोला ना लिखित संविधान, वो आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट के रूप में हमें देखने के मिलता है और लिखित संविधान हमें सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
अब हम यहाँ से आपका शुरू करेंगे। देखिए हम चौक से टिक लगा लेते हैं। ये जो है ना 4th पॉइंट, ये वाला, यहाँ से हम आपका शुरू करेंगे। ये आपको हम बताएंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, लेक्चर 1 आप लोग देखें। ठीक है, आप लोग लेक्चर 1 देखने के बाद उसका नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आपने उसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा ना तो कंफर्म आपको कुछ फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना और रीडिंग करना किताबों को। किताब को पढ़ना, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, किताब को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीड बुक। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब आप लोग आए हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आए हैं ना, तो इस लेक्चर नंबर 2 से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है, अब आप लोग अपने किताब में जितना भी टॉपिक पढ़े थे 1, 2, ठीक है, जितना ही पढ़े थे, अब आप लोग और टॉपिक को पढ़ लीजिए। ठीक है, कल हम लोग तो ना होगा ना, तो हम आपको संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, संविधान के निर्माण किस प्रकार से हुआ, उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर टाइम बचा तो। ठीक है, और हम ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस हम लोग करते हैं अपने ये जो क्लास है इसको फिनिश। ठीक है, ख़त्म करते हैं क्लास को। ठीक है, तो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये फ्री में कोर्स चल रहा है। ठीक है, और हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 42 मिनट में हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने का अभी प्रयास किए थे। ठीक है, बस थैंक यू सो मच अगर आप लोग ने इतना देर तक मुझे सुना होगा। ठीक है, अच्छे से अगर आप लोग सुन भी लिए ना तो कंफर्म कह रहे हैं आपका पेपर में भी अच्छा नंबर आएगा। सुनने के साथ बस आपको किताबों को पढ़ना है और बैक में जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसको बना लेना है। ये आप लोग का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटा सा। ठीक है, इसको निभा लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा तथास्तु। ठीक है, आपका काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय।